बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेवकॉम पाकिस्तान से मैं हूं मुनीर अहमद। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया। और बहुत क्रिटिकल इशू है जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। और वो है इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड वाला जो डिसीजन दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। और मेरा ख्याल है, और मेरी तरह और भी बहुत सारे लोगों का यही ख्याल होगा कि ये एक लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन थी जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इसको रिवर्स करेंगे, और उन्होंने इसको होल्ड भी किया। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन था, जिसको वायलेट किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, तो उसके ऊपर बहुत सख्त रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और कहा कि ये इससे बड़ी तौहीन अदालत और क्या हो सकती है। और उन्होंने कहा कि इसके काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और फिर अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी कराई कि ट्यूसडे को जो कैबिनेट की मीटिंग होगी, और वो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में लाएंगे, और इसको रिवर्स किया जाएगा। जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड जो है उसको, और को दूसरा जो उसकी चेयरपर्सन है उसको भी बहाल कर दिया जाएगा। ये तो एक काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है, और हम, मेरा ख्याल है कि मैं तो इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत प्रोएक्टिव डिसीजन है, या बहुत प्रोएक्टिव अली चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस केस को टेकअप किया। अब आगे की जो इसमें जो थ्रेट्स हैं, और आज के वेबिनार का असल जो ऑब्जेक्टिव है वो इन थ्रेट्स के ऊपर बात करने का है। पहले हमने बहुत सिटीजन्स ने और इन्वायरमेंटलिस्ट जो थे, सब लोगों ने, शहरियों ने मिलकर जो यहाँ पे मार्गला हिल्स में स्टोन क्रशिंग होती थी उसको रुकवाया। और इस तरह बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो शहरियों की आवाज उठाने के ऊपर जो है अदालतों ने उसको बैन किया। और फिर बहुत प्रोएक्टिवली जो है अदालतों ने ही उसको इम्प्लीमेंट भी करवाया। तो ये एक बड़ी अच्छी रिवायात तो इस शहर के अंदर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी जो मार्गला हिल्स नेशनल पार्क के साथ हुआ है, खास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूंगा कामरान लशारी साहब का। जब वो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में इस इदारे के कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन बने, और उनको एक दो दर्जे ऊपर करके उसको वो चार्ज भी दिया गया। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ अच्छे काम भी किया। लेकिन जिस तरह ग्रीन बेल्ट्स तबाह हुई, और मार्गला हिल्स नेशनल पार्क के अंदर जिस तरह कंस्ट्रक्शन का सिलसिला शुरू हुआ, वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी। और उसके बाद फिर लाहौर बेस्ड बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और दूसरे इदारों के अंदर इंडक्ट हुए। और अब एक बड़ी टर्म मशहूर है इस्लामाबाद के अंदर, दी लाहौर ग्रुप, कि अब जो हमारे साथ आए हैं, जो अभी नए हमारे चीफ कमिश्नर हैं और सीडीए के चेयरमैन भी हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है वो लाहौर से उनका ताल्लुक है, और एंड ही इज पार्ट ऑफ लाहौर ग्रुप एज वेल। और फिर डीजी जो हैं और मेंबर इन्वायरमेंट जो हैं, और इस तरह कई लोग जो हैं वो लाहौर, ये हैं तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के, जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में है सीएसएस करके आया है वो हमारा अपना अफसर है। लेकिन खास तौर पे एक शहर के लोगों को और एक खास तरह के लोगों को प्रमोट करना जो है, ये एक बड़ी खतरनाक बात मैं समझता हूँ। और शायद आप भी इसको इंडोर्स करें कि ये बिल्कुल एक नेक्सस सा बनता जाता है ऑफिसर्स का एक दूसरे के साथ। तो जो बिल आखिर जाके कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान का बायस भी बनता है, और उसी नेक्सस की वजह से बहुत सारे मसाइल हमारे यहाँ पैदा होते हैं। तो ये वो एक तो ये सबसे बड़ी थ्रेट जो है इस्लामाबाद के लिए वो ये है कि कुछ ऑफिसर्स का ग्रुप जो है वो बन जाए, और वो फिर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हूँ। तो ये एक अलार्मिंग बात है। दूसरे मार्गला हिल्स नेशनल पार्क को अगर हम देखें, तो उसमें तीन वो हैं, शक्करपड़ियाँ का इलाका है, और वहाँ पे जिस तरह से इंक्रोचमेंट और क्लब्स बने हैं, और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। फिर हम अगर मार्गला हिल्स को देख लें तो वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट्स ये तकरीबन कोई 20-22 साल पहले जिस तरह से शुरू हुई, और अदालतों के फैसलों का एहतराम नहीं किया गया, लेकिन उसके और मजीद
जो है वहां पे इंक्रोचमेंट्स। और मैं इनको इंक्रोचमेंट्स कहूंगा कि जो भी गैर कानूनी तौर पे, क्योंकि मार्गल हिल्स नेशनल पार्क के अंदर आप हल्की फुल्की ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, अलाउ होता है कि आप कहीं जा रहे हैं कुछ छोटा मोटा, लेकिन हाउसिंग सोसाइटीज का आ जाना, रिजॉर्ट्स का बनना, प्लेलैंड्स का बनना, ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। और फिर अब भी एक और जो लेटर है वो मिलिट्री स्टेट डिपार्टमेंट का, वो गर्दिश कर रहा है कि 3,481 कनाल जमीन जो है वो उनको दी जाए, जिसमें वो डिफेंस कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद 2 बनाना चाहते हैं। और वो बिल्कुल जो जमीन मांगी जा रही है वो मार्गरा हिल्स नेशनल पार्क के अंदर है। तो ये एक और बड़ी कंसर्न वाली बात है कि वो जिनसे हम तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद रखते हैं कि ये हमारी ज़मीन की, सरजमीन की हिफाजत करेंगे। और वहाँ पे पहला जो डीसीआई बना है, आपको मालूम है वो कितने काफ़ी बड़ा है, और उसका जो फॉल आउट है वो भी जाहिर है कि इन्वायरमेंटल फॉल आउट तो हर चीज़ का होता है, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स थे उनका वो किया गया, उसके ऊपर वो बना, तो जाहिर है कि उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की जा सकती। भाई ठीक है, वो रेजिडेंशियल एरियाज जो थे, लेकिन मार्गला एवेन्यू का खास तौर पे निकलना, ये एक बड़ी अलार्मिंग बात थी। और उसमें जिस तरह से भी वो हुआ वो सबके सामने है। अब इसी तरह की अब जो दूसरी तरफ, जो हरिपुर का और खानपुर का जो इलाका इस तरफ को बन रहा है केपी के खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे जो सूरत हाल है कि वो बिल्कुल ऊपर तक आ गए हैं, टॉप तक, मार्गला हिल्स की। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है कि इन्वायरमेंटलिस्ट और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और वो वहाँ पर सोए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वो उनका आपस में कोई नेक्सस है गवर्नमेंट के साथ। और ये उन हुकूमतों के जो केपी की हैं, जो जिनको हम कह सकते हैं कि वो बिलियन ट्री सुनामी और 10 बिलियन ट्री सुनामी वाली हुकूमतें थी। तो जिन्होंने दरख्त लगाने थे, और उन्होंने मार्गला हिल्स नेशनल पार्क का जो हाल किया, वहां पे अब लैंड माफिया के अपने फार्म हाउसेस जिस तरह से बन गए हैं, और लैंड ग्रैबिंग जिस तरह से हुई है, और जो सरकार की जमीनों पे जिस तरह से कब्जे हुए हैं, और जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स हैं उन्होंने जिस तरह से वहां पर अपने फार्म हाउसेस और कंस्ट्रक्शंस की हैं, तो ये सारी की सारी जो है बहुत तशवीशनाक बातें हैं। और आप पूरे का पूरा मार्गला हिल्स नेशनल पार्क का जो हैबिटेट है, इकोलॉजिकल हैबिटेट, वो सारे का सारा आपने तबाह कर दिया। तो अब क्या मजीद इसी तरह से इसको होने दिया जाए? क्या इसको भी इस्लामाबाद को भी, या मार्गला हिल्स को मरी की तरह का डेवलपमेंट्स, या गलियात जैसी डेवलपमेंट्स, या नारान जैसी डेवलपमेंट्स, क्या रास्ता जो है वो उसको हम जाने दे सकते हैं? तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये बड़ी तशवीशनाक हैं कि इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, जैसे अभी अजहर कुरैशी साहब कह रहे थे कि वो बहुत सरगर्म रहते हैं। पिछली दफा भी हमने इसके ऊपर बात की कि लोगों को आना चाहिए प्रेस क्लब के सामने, कुछ प्ले कार्ड्स वगैरह उठा के अपना एक सॉलिडारिटी जो है वो मार्गरा हिल्स नेशनल पार्क के साथ शो करनी चाहिए। लेकिन उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। फाइन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे थ्रेट्स को, जो मार्गला हिल्स नेशनल पार्क को जो थ्रेट्स हैं, या इस वक्त की जो सिचुएशन है, अगर हम पोर्ट्रे नहीं करेंगे, तो यार क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास इतना वक्त होगा कि वो पाकिस्तान की हर चीज को वो देख रहा हो? तो मुश्किल हो जाता है। तो उनके नोटिस में लाया जाना इन चीजों का, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। लेकिन क्या इसका क्या तरीकाकार हो सकता है? जब तक कि अवाम जो है, शहरी जो हैं, उसके ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे, आवाज उन तक कैसे पहुंचेगी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनरल्स और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो मुल्क का निज़ाम उन्होंने टेक ओवर कर लिया हुआ है। हालांकि जाहिर है कि ये दोनों जो ब्यूरोक्रेसीज हैं, चाहे सिविल ब्यूरोक्रेसी है या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, ये जनरल्स और ब्यूरोक्रेट्स का इस तरह से आ जाना और सीजेपी के ये रिमार्क्स देना, ये भी एक
बड़ी अलार्मिंग बात है, और ये हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा है। और जब तक हम इसको निशानदही नहीं करेंगे, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि सिस्टम ज्यादा खराब होता जाएगा। अगर आप 20-30 साल पहले से देख लें, तो हमने हमेशा यही हमें नजर आया है कि ग्रेजुअली सिस्टम डिग्रेड हुआ है, और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो बहुत हद तक बढ़ चुकी हुई है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें क्या करना चाहिए? एक आम शहरी के तौर पर, एक माहौल दोस्त शहरी के तौर पर हमारे क्या फराइज हैं? हम किस तरह से इन जो थ्रेट्स हैं मार्गला हिल्स नेशनल पार्क को, उनको कैसे हम उनको टेकअप कर सकते हैं, और कैसे उनको आगे लेके चल सकते हैं, इसके ऊपर हमें बात करने की जरूरत है। तो ये मेरा प्रियम्बल जो है वो काफी लंबा भी हो गया है, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि मैं आप लोगों को जो इस वक्त आए हैं अपना वक्त निकाल कर, जबकि बहुत सारे लोग मौसम एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी छुट्टी एंजॉय कर रहे होंगे, तो आप बहुत कमेंडेबल हैं। आपकी तारीफ बहुत वाजिब है कि उस वक्त के जब लोगों की प्रायोरिटीज दूसरी हों और आप मार्गला हिल्स नेशनल पार्क के लिए इकट्ठे हों। तो आई वुड लाइक वन बाय वन आप जो इसके ऊपर बात करना चाहें कि जो हमारी थ्रेट्स हैं, कुछ मैंने जिक्र किया, तो इसका लाहे अमल क्या हो सकता है, इसको आगे कैसे लेके चल सकते हैं हम? जी अजहर कुरैशी साहब, अभी आप कह रहे थे कि आपने काफी इसके ऊपर काम किया है, तो आप जरा थोड़ी जी इसके जी, ऊपर बिल्कुल बिल्कुल। कि व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड टू डील द थ्रेट्स दैट बीइंग फेस्ड बाय द मार्गला हिल्स नेशनल पार्क? जी जी, मुनीर साहब, ये पहली दफा नहीं हो के साथ इस तरह से इस्लामाबाद के दूसरे एरियाज के साथ भी होता रहा है। मसलन मैं आपको एग्जांपल दूं, 2015 में जो NARC की लैंड है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद, उसके पास 40 लैंड है। तो उसको भी कुछ सोसाइटीज ने, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मिलके उसको हथियाने की कोशिश की थी गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट इस पे एग्री भी हो गई थी कि ठीक है, ये जो NARC की लैंड है या एरिया है, ये इसके ऊपर एक हाउसिंग सोसाइटी बना दी जाए, जो कि एक मोर प्रॉफिटेबल एक्टिविटी होगी। तो उन्होंने ये किया कि जी, डिसीजन अभी किया नहीं था, प्रपोज किया गया कि NARC की जो बिल्डिंग है इसको शिफ्ट कर दिया जाए, ऑफिस को शिफ्ट कर दिया जाए चकवाल में, और यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बना दी जाए। और लेकिन इसके ऊपर जो है स्ट्रांग रेजिस्टेंस आई मीडिया की और सिविल सोसाइटी की और इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस बताते खुद NARC की। उन्होंने उसके ऊपर बहुत प्रोग्राम भी किए, एडवोकेसी की, और इसके ऊपर मॉनिटरिंग भी बहुत हो गई कि ये आगे क्या हो रहा है। तो अल्टीमेटली बहुत सी एफर्ट के बाद ये डिसीजन रोक दिया गया, ये आगे नहीं हो सका। तो अब ये जो मार्गला हेल्थ का इशू है, ये मुझे उसके साथ मिलता जुलता नजर आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस किया गया, उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया कि जी मार्गला हिल्स की लैंड, या इसी तरीके से जो हरीपुर की लैंड है कुछ 3-4 हज़ार एकड़, वो जो है वो कुछ सोसाइटीज बनाने के लिए या मिलिट्री की एस्टेब्लिशमेंट के यूज में दे दी जाए, जो कि एक रिक्वायरमेंट होती है उनकी। तो इस तरीके से जो है उनका ख्याल था कि शायद ये स्मूथली हो जाएगा। लेकिन चूंकि इसके ऊपर एक लंबी चौड़ी मीडिया कंपेन शुरू हो गई, और एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो इसमें काफ़ी एक्टिव हो गए कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को स्टॉप किया जाए। क्योंकि अगर ये एक्टिविटी इस तरह से होती रही तो फिर तो मार्गला हिल्स भी कंक्रीट बन जाएगा, जिस तरह बाकी इलाके होते जा रहे हैं। जबकि मार्गला हिल्स की एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इन चीज़ों में बड़ी एक इम्पोर्टेंस है। और अगर हमने इसको कंजर्व ना किया तो हमारा एनवायरनमेंट जो है मज़ीद खराब हो जाएगा। और पूरी दुनिया में जो है इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है कि देयर शुड बी सम क्लाइमेट एक्शन। तो हम तो क्लाइमेट एक्शन की बजाय क्लाइमेट इनएक्शन की तरफ आ गए हैं। उल्टा हम अपने एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। तो जब BBC के एक नुमाइंदे ने हरिपुर के डिप्टी कमिश्नर साहब से ये सवाल किया कि जी आप ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी ये यार रूटीन की एक्टिविटी है, ये होता रहता है। पाकिस्तान आर्मी को जब भी कोई लैंड रिक्वायर्ड होती है तो वो प्राइम मिनिस्टर नोटिस इशू करते हैं, तो हम दे देते हैं उस चीज़ को। लेकिन क्वेश्चन ये है, BBC के नुमाइंदे ने किया कि जी आपको एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं आया, या आपने ये नहीं देखा कि इसके ऊपर
जो लोकल पॉपुलेशन है वो कितना अफेक्ट होगी। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जवाब नहीं दिया, वो खामोश रहे इस चीज़ के ऊपर। तो इसी तरीके से अब हम सुन रहे हैं कि मार्गला हिल्स नेशनल पार्क जो है, जो इस्लामाबाद की हदूद में आता है, उसकी भी कुछ 3-4 हज़ार एकड़ लैंड जो है वो आगे अलॉट की जा रही है। अब ये पता नहीं है कि किस पर्पज़ के लिए। बहरहाल ये जो सामने पर्पज़ आई है वो यहाँ के डिफेंस पर्पज़ के लिए या कुछ सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए। तो अगेन जो हमने इसके ऊपर रेजिस्टेंस अपनी शो की है, जो कि वैलिड है, कि जी हमें बाकायदा इसकी रीजंस बताई जाएं कि क्यों आखिर की जा रही है। और अगर ये की जा रही है अलाट जमीन, तो एनवायरनमेंट का क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी का क्या होगा। ऑलरेडी मार्गला हिल्स नेशनल पार्क को बहुत से थ्रेट है। और दूसरी ये चीज़ भी हुई है कि वो जो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट बोर्ड है, उसको हैंड ओवर करने की कोशिश की जा रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को दे दिया जाए या सीडीए को दे दिया जाए दोबारा। तो इसके ऊपर भी लोगों ने बहुत से क्वेश्चन उठाए हैं। मीडिया में भी ये क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं कि अगर इस तरह की चीज़ें हम करते रहेंगे तो फिर तो हमारा मार्गल हेल्थ पार्क जो है ऐसा ऐसा ये खत्म हो जाएगा। और इस चीज़ को जो है हमें स्टॉप करना चाहिए। तो इसमें आपकी बड़ी एफर्ट है डेवकाम पाकिस्तान की, और हमारे बहुत से जो क्लाइमेट लीडर्स हैं वो इसमें आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं पर्सनली देख रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेन मेजर ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें IUCN है, WWF है, उनको हमसे भी ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए था कि जी ये चीज़ क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, इसको नहीं होना चाहिए। मसलन अगर कोई इस तरह की ज़मीन गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड है भी सही, तो इस्लामाबाद या पिंडी से बहुत से इलाके बाहर भी हैं, खुशाब में भी हैं और जगहों में भी हैं। वहाँ पे किया जा सकता था। ये जो बैरन लैंड कहीं अगर हुई है तो वहाँ पे भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता था। तो अल्टीमेटली ये जब रेज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि आपने हमें ब्रीफ किया, तो वहाँ पे आई सैल्यूट टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उन्होंने बड़ा बोल्ड एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि ये नहीं, जो वाइल्ड लाइफ इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड है वो भी दोबारा वापस किया जाए या रहना चाहिए मिनिस्ट्री के पास, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के पास। और उसके जो है चेयरपर्सन, वो भी दोबारा उनको बहाल किया जाए या वो दोबारा उसी सूरत में इसको टेक ओवर करें। और ये काम जो है जिस तरह पहले हो रहा था वो ज़्यादा बेहतर था। और इसी तरीके से मुनाल का जो नोटिफिकेशन है वो तो बहुत पहले से इशू हो चुका हुआ था, और अब उसको जो है वो 11 सितंबर की डेडलाइन दी गई है कि वो इसको क्लोज कर दे, वो हो जाएगा। तो अब ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू है, जिसमें अब कोर्ट ने एक बहुत अच्छा ऑर्डर दे दिया है। इनिशियल इनिशियल जो मैं कह रहा हूँ, तो उसकी दूसरी hearing भी है मेरे ख्याल में चंद एक हफ्ते के बाद। तो अब इसमें जो हमें लग रहा है कि बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो, ये खदशा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कोर्ट का ऑर्डर तो आ जाए, एक डिसीजन तो आ जाए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट ना हो सके, जैसा कि पाकिस्तान में होता है कि कोर्ट डिसीजन दे देती है और वो इम्प्लीमेंट या बहुत देर के बाद होते हैं और या वो इम्प्लीमेंट होते ही नहीं है। तो इसके लिए एज ए वे फॉरवर्ड जो मैं इसके ऊपर थिंकिंग कर रहा था और मैंने काफी देर वर्किंग की है, वो ये था कि पहले स्टेप पे जो इस्लामाबाद की मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कस्टोडियन, दे आर कंसिडर्ड कस्टोडियन ऑफ द एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज, और उनको जो है बढ़ चढ़ के सामने आना चाहिए। और इसके लिए जब ये डिसीजन अभी आया नहीं है, हमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिल चुकी है, अभी से इसके ऊपर जो है वो मॉनिटरिंग और एडवोकेसी शुरू कर देनी चाहिए। खास तौर पे कि क्या अगर ये कोर्ट ऑर्डर इस तरीके से, जिस तरीके से वो कह रहे हैं, वो इशू कर देते हैं, तो इसकी कंप्लायंस हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, जो कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसकी कंप्लायंस कोर्ट ऑर्डर की होनी चाहिए। पहले स्टेप पे तो ये है। दूसरा स्टेप ये है कि जो पब्लिक अवेयरनेस और एंगेजमेंट है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव करना चाहिए। जब ये BBC के नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव गए हरीपुर में इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उस कम्युनिटी बढ़ चढ़ के सामने आई, उन्होंने अपना केस बताया कि जी हम कई सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं और हमें यहाँ से बेदखल किया जा रहा है, क्यों। और दूसरा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के इश्यूज हैं, उसको वो कोई नहीं देगा, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो ये कम्युनिटी जो है अपने तौर पे जो विलेजेस सामने आया है, लेकिन इसको जब तक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट नहीं होगी या इनको मजीद ट्रेन या एजुकेट नहीं किया जाएगा, ये चीज़ मजीद आगे नहीं बढ़ जाएगी, बढ़ सकेगी। और साथ साथ हमें ये करना चाहिए कि जो पब्लिक एंगेजमेंट है
ये सिर्फ थियोरिटिकल बेस पे ना हो, इसको इफेक्टिव तरीके से कैसे किया जा सकता है, ये हम इसके ऊपर हमें मजीद काम करने की जरूरत है। और ये जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आगे आना चाहिए। बहुत और शुक्रिया। साथ साथ हमें मजीद तीसरे लेवल पे, अभी मेरे पास पॉइंट्स हैं तीन चार और, अच्छा कि अच्छा। कोलेबोरेशन और जो पार्टिसिपेशन है और ऑर्गेनाइजेशंस की, उसको इंश्योर किया जाना चाहिए। ऑलरेडी जो हमारे पास मार्केट से मुतालिक पॉलिसीज बनी हुई है, उनको रिव्यू किया जाए। और वो पॉलिसी मैं समझता हूँ बहुत अच्छी है, और उनको अगर कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो उसके लिए पब्लिक वॉइस रेज की जाए, मीडिया जो एक्टिविटीज हैं उनको तेज किया जाए। और इसके अलावा जो है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कुछ, उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे कुछ जर्मन फाउंडेशन हैं जो एनवायरनमेंट पे काम कर रही हैं, उनको भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। तो ये जब तक हम स्टेप्स एज ए वे फॉरवर्ड नहीं लेंगे, हमारे लिए इसको प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। और अच्छा। जबकि कोर्ट अब ऑर्डर, लगता यही है कि वो ऑर्डर दे देगी मजीद फाइनल, कि इसको जो है वो गवर्नमेंट ऐसे इकदाम ना करे, तो दूसरे स्टेप पे हमें ये वे फॉरवर्ड के तौर पे पांच छह जो स्टेप्स हैं, इनको जो हमें आगे लेके चलना चाहिए। तो ये मेरे जहन में ये चंद पॉइंट्स हैं, मैं आपको शेयर कर। थैंक बहुत शुक्रिया अजहर कुरैशी साहब। डेफिनेटली इन पॉइंट्स को आगे लेके चलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ शाह खान साहब, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इन्वार पाक ईपीए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके दौर में तो वहाँ पे 100 शैलेज बन रहे थे, जिसमें सारा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह ये सारा वो अपने साथ लगा रहे थे हर घर की, लेकिन हाँ, उसको भी इजाज़त नहीं दी गई थी। एंड यू हैव बीन वेरी इफेक्टिव डायरेक्टर जनरल ऑफ पाक ईपीए। और लेकिन उसके बाद की सूरत हाल आपके सामने है, और अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल इमर्ज हो रही है वो भी आपके सामने है। आसिफ खान साहब, व्हाट डू यू से अबाउट इट, एंड हाउ वी कैन हैंडल द थ्रेट्स इन द गिवन सिनेरियो? जी, अस्सलाम वालेकुम सब हजरात को। अब मरगला हिल्स नेशनल पार्क जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने, उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हुआ करती है, बल्कि अर्बन अफेयर्स डिवीजन था, तो उन्होंने इस एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था। अब नेशनल पार्क जो है वो, उसमें कोई डिटेल वगैरह तो नहीं थी, एक नोटिफिकेशन था। और इसकी जो डिमार्केशन है, वो भी अभी तक भी मुकम्मल नहीं हुई कि कहाँ तक नेशनल पार्क है और किस तरीके से है। अच्छा, उसमें अब ये वाइल्ड लाइफ वालों का वो भी आ गया। कार्बन 1976 में सीडीए की तरफ से नेशनल पार्क एक्ट था, वो भी आ गया। अब उसमें अगर आप एक्ट को उठा के देखें, तो उसमें साफ लिखा है कि यहाँ पे सड़कें भी बन सकती हैं, स्कूल भी बन सकता है, रिक्रिएशन के भी मामलात हो सकते हैं। तो अब उसमें क्योंकि प्राइवेट आबादी भी ऊपर रहती है, तो लोगों ने फिर सड़कें भी वहां पे बनी, गवर्नमेंट ने भी बनाई। फिर वहां पे रिक्रिएशन के लिए भी चीजें बनी। ये जहाँ पे मुनाल है, यहाँ पहले एक छप्पड़ होटल से शुरू हुआ, वो भी काफी बढ़ गया। फिर वहां पे मुनाल बन गया, फिर उसके साथ एक और बन गया। तो आपने जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट का जो सुओ मोटो केस हुआ था शैलेज के बारे में, वो भी एक थोड़ा पोलिटिसाइज हो गया था। केपीके में के इलाके में वो था, उस वक्त 18th अमेंडमेंट नहीं थी, तो वहां पे बनाना चाहते थे वो, तो काफी उसके ऊपर शोर मचाया केपी के गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा जी आप इस्लामाबाद में तो कंट्रोल करते नहीं है, वहां पे होटल बन रहे हैं और हमें मना करते हैं। तो 18th अमेंडमेंट के बाद वो सारा इलाका जो है वो होटलों में ही कन्वर्ट हो गया हुआ है। तो वहां पे जब लोग, यहाँ के लोग देखते हैं, तो वो कहते हैं जी एक मुनाल आपको क्या तकलीफ दे रहा है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, और हम तन हाँ गोश हैं। जी, थैंक यू। हैं। जी तो बिल्कुल आ रही है। अब ये है कि इसकी मैनेजमेंट जो है वो दे रहे हैं वही पहले सीडीए को। सीडीए इज अ डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने तो डेवलपमेंट करनी करनी है, उनको तो जो इंस्ट्रक्शन मिलेंगे वो करेंगे। और मुझे याद पड़ता है कि जब ये मुनाल का इशू आया था, तो बहुत कुछ लिखत पढ़त भी हुई थी, नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स भी हुई थी, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी हुई थी, और उसमें
जो सीडीए के चेयरमैन थे उस वक्त, तो उन्होंने क्लियर कट कहा था, जी आई एम सॉरी, मैं इस कंस्ट्रक्शन को नहीं रोक सकता, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्टिव है, और आप प्राइम मिनिस्टर से बात करें तो मैं इसको रोकूंगा। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन हुई, बहुत कुछ इसके ऊपर हुआ था, लेकिन मुनाल बन गया। अब बन गया, अब मुनाल को तो अ, बंद करा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, तो उसका क्या करेंगे जो केपीके में है। अब 18th अमेंडमेंट में आप उसमें मुदाखलत भी नहीं कर सकते कि केपीके क्या कर रहा है। तो ये बड़े अजीब सी सूरत हाल है इस वक्त। मेरे ख्याल है ये सारी चीजें रीडिफाइन करने वाली हैं, और मरगला हिल्स की बाउंड्री जो है इसको रीडिफाइन करें। अब इसमें फैक्ट्रियां भी आ गई, फिर इसमें क्रशर्स भी आ गए, इसके अंदर पता नहीं क्या कुछ होता रहा। तो अब ये भी पता नहीं लग रहा कि जी इसकी अथॉरिटी कौन सी होनी चाहिए मरगला हिल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखिए, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो है आईसीटी, असल में ये गवर्नमेंट है फॉर इस्लामाबाद। इट इज नॉट द सीडीए, इट इज द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, जिसके चीफ कमिश्नर इंचार्ज है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो मरगला हिल्स हैं, इसमें एक तो लोगों के गांव हैं प्राइवेट, दूसरा इसमें ऑयल एंड गैस के डिपॉजिट्स हैं। इस पे भी कई दफा बातचीत हुई है, कई कंपनियों ने इसमें केपीके में ड्रिल भी किए हैं, ये लेकिन हमने इस्लामाबाद के एरिया में ड्रिल नहीं होने दिया था, इन पहाड़ों में। तो वो भी एक मामला है जो साथ साथ चल रहा है। अब इसके लिए जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होनी चाहिए, क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, ये इसमें इतनी कैपेसिटी है कि ये इसको कंट्रोल कर सकती है? जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं वो तो ठीक है, वाइल्ड लाइफ वाले अच्छा काम कर रहे थे वहां पे। फॉरेस्ट्री का कौन उसका जिम्मेदार होगा, जो वहां पे फॉरेस्ट हैं उनके जो दरख्त वगैरह कटते हैं वहां पे? तो ये मेरे ख्याल है इसको रीडिफाइन करने की जरूरत है इन सब चीजों को। और उसके लिए एक वजीर आजम साहब बना लें, या जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बनाना चाहे, तो एक बॉडी बनाए जो कि इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लान बनाए कि जी मरगना हिल्स को हमने किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, और इसमें कहाँ तक हम परमिशन दे सकते हैं रिक्रिएशन की, और जो प्राइवेट लोग हैं उनको किस हद तक हम इजाज़त दे सकते हैं कि वो एक्टिविटीज करें। अब उसमें डिफेंस भी आ जाता है कि इस्लामाबाद का डिफेंस जो है वो, उसके लिए भी वहाँ ऊपर चेक पोस्ट भी बनी हुई है, और ऊपर काफी तादाद में हमारे पाक फौज के लोग भी मौजूद हैं। और इसमें कोई शक नहीं, मैं भी जब डायरेक्टर जनरल था उस वक्त भी यही मतालबा आया था कि उनको जमीन दे दी जाए, वहां पे उन्होंने कुछ मांगी थी। लेकिन बाद में हमने वो देखा था कि रुएदाद खान ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन काउंसिल की मीटिंग में, उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ साहब थे, चेयर कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने कहा कि जी हमारी कुछ ट्रेल्स हैं और हम ऊपर जाते हैं वहाँ पे, तो आप एक इलाके को तो छोड़ दें, कम से कम हमें तो कुछ वहाँ पे वो करने दें। तो इस पे एक डायरेक्टिव उन्होंने दिया था कि मरगला हिल्स पे आप कोई इस तरह का वो नहीं करेंगे, एक्टिविटीज नहीं करेंगे जिससे पब्लिक जो है ना मुतासर हो। तो वही डिसीजन था जिसकी आड़ में हमने उस वक्त दोबारा समरी बना के तो भेजी थी। तो उस पे जनरल परवेज मुशर्रफ ने लिख दिया था कि यहाँ पे कोई एरिया जो है वो आर्मी को ना दें। तो ये उस वक्त मरगला हिल्स की बात हो रही थी कि जो इस्लामाबाद के एरिया में, तो मुझे मेरा ख्याल है कुछ 14 एकड़ की बात हुई थी उस वक्त। तो ये इस किस्म की चीजें होती रहती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज उस पर स्टैंड ले, तो वो ऐसा काम नहीं हो सकता। और इसके लिए एक मैनेजमेंट बोर्ड है तो सही, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस मैनेजमेंट बोर्ड को स्ट्रेंथन किया जाए, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को ज्यादा करें। तो ये मसले का हल निकल आएगा, लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहिए। जी आसिफ साहब, बिल्कुल सही आपने फरमाया, और काफ़ी आपने तफसील के साथ इसके जो प्रोसेस वो जो कानूनी नुकात हैं उसको वाजे किया। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक और जो बात की थी वो ये है
जब बात हुई ना कि मुनाल का एरिया और वो जो ग्रास लैंड थी फौज की, और वो 6,800 एकड़ जो मैं ख्याल जमीन कितनी, या एग्जैक्ट फिगर आप बता सकते हैं कितनी उनको दी गई थी अब रिसेंटली? तो उसके ऊपर उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी कि ये 1901 में ये ग्रासलैंड थी फौज की, और यहाँ पे तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फिर तो प्रिंस चार्ल्स को इसमें पार्टी बनाना पड़ेगा। तो मतलब ये किस तरह के, कौन से आप उठा के लाते हैं और किस तरह से आप मैनूवर करने की कोशिश करते हैं, इसको भी देखा जाना बड़ा जरूरी है। नहीं क्या जी क्या कहते हैं बिल्कुल, आप? इसको देखिए, मैं वही बात कर रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को उनको बुला लेना चाहिए, लोगों को सबको एक टेबल पर बिठाएं, इसकी अहमियत भी वहाँ उजागर करें, वहाँ पे प्रेजेंटेशंस वगैरह दें कि जी ये सूरत हाल है इस वक्त मरगला की, और हमने इसको प्रोटेक्ट करना है। वहाँ पे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को भी बुलाएं, तो मसले का हल निकल सकता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत ज़रूरी है उसकी। ये नहीं है कि आप हैphazardly पकड़ के एक रेस्टोरेंट को बंद कर देते हैं और 10 चल उस इलाके में और चल रहे होते हैं। आप जरा थोड़ा सा आगे जाइए, आप जाके जरा देखें तो सही कि क्या सूरत हाल है। वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं केपीके में, वहाँ पे होटल्स बने हैं, वहाँ पे डायनासोर के वो पार्क बन गया हुआ है। तो जब इस्लामाबाद में लोग देखते हैं, वो कहते हैं यार यहाँ तो जाने की एक ही जगह थी, वो भी बंद कर दी है। तो अच्छा उसको सर, देखिए, इसमें रोल मॉडल आप बना सकते हैं। जी जी। आप रोल मॉडल बना सकते हैं, जो भी कोई प्रोजेक्ट अगर वहाँ पे आता है तो उसको एनवायरनमेंट का एक नमूना बनाइए। देखिए दुनिया में भी नेशनल पार्क बने हुए हैं, और वहाँ पे ड्रिलिंग वगैरह भी, अमेरिका में नेशनल पार्क में ऑयल ड्रिलिंग भी होती है, लेकिन वो सारे रिहेबिलिटेशन और उसकी मैनेजमेंट वो कमाल दर्जे की रखी होती है उन्होंने। तो ये हमें इस लाइन पे सोचना चाहिए। देखिए, ना तो डेवलपमेंट को रोक सकते हैं आप, और उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप बना सकते हैं। आप कोरिया चले जाएं, वहाँ पे सियोल में जो बिल्कुल इस्लामाबाद वाली कंडीशन है, वहाँ पे तो पहाड़ों पे सारी आबादी है, सड़कें बनी हुई है, लेकिन वो प्रोटेक्टेड एरियाज भी साथ हैं। तो ये हमें इसका कोई लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए। जी जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे जी ये सर, आसिफ बताइए साहब। कि आमतौर पे ये कहा जाता है, आसिफ साहब एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूँ कि आमतौर पे ये कहा जाता है कि यार ये सिर्फ आप पहाड़ और आप दरख्तों की और जंगली हयात की बात कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है आम शहरियों के लिए? जरा इसके ऊपर, क्या ये जो जंगली हयात है, ये जो एक ग्रीन कवर है, इसकी आम शहरियों को क्या वाकई जरूरत नहीं है? जी बिल्कुल ज़रूरत है। देखें, ये जो ग्रीन कवर्स हैं ये आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए इस्लामाबाद जो है, जिसको डिज़ाइन किया गया था और बड़ा प्लान से इसको डिज़ाइन किया गया था, इसमें ग्रीन बेल्ट्स रखी गई थी, जिसको वो भी हम ख़त्म करते जा रहे हैं। ग्रीन बेल्ट्स रखी गई थी कि ये ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे शहर को। वैली टाइप है ना ये, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है इस तरह की चीज़ें। और जो दरख्त है हमारे, वो क्लाइमेट चेंज को के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, और ज़ख़ीरा है यहाँ पे दरख्तों का, उसकी प्रोटेक्शन भी है, और उसको मैनेज भी सीडीए वाले जहाँ तक हो सकता है करते हैं। बाकी जो जहाँ तक एनिमल्स और बर्ड्स हैं, फौना, इसका देखिए, कुदरत ने ये ज़मीन जो है वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनाई। ये पूरी जो यहाँ पे कायनात बनी है, उसमें इंसानों का भी हक है, जानवरों का भी हक है, परिंदों का भी है, पौधों का भी है। तो ये आप किसी चीज़ को एलिमिनेट नहीं कर सकते। खूबसूरती है, अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत बर्ड्स पैदा किए हैं, कितने खूबसूरत जानवर पैदा किए हैं। तो हम इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, ये उनकी भी ज़मीन है। हम उन पे इंक्रोचमेंट करें, उनको कहें कि जी आप इस इलाके से निकल जाएं, तो ये बहुत ही अजीब सी बात है। तो बिल्कुल सही ये क्या आप इस बिल्कुल। हक को रिकग्नाइज करना बहुत जरूरी है। जी जी, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही। और इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पूरा एक इकोसिस्टम है जिसमें इंसान उसका हिस्सा है, और ये बाकी सारे जो हैं दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। असल कुरैशी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? आप करें ताकि फिर हम आसिफ बाकी जो आसिफ खान दोस्त हैं साहब ने जो अभी, इसके ऊपर बात करना चाहते हैं वो अपना प्लीज रेज योर हैंड हु वांट्स टू टॉक। जी अजर कुरैशी साहब। ये आसिफ आसिफ खान साहब अभी बात कर रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को इन्वॉल्व होना चाहिए।
अब देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज तो इस प्रोसेस का हिस्सा है। दैट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो मिनिस्टर इंचार्ज है वो खुद प्राइम मिनिस्टर खुद है उसके। और वो उन्होंने ऑलरेडी डिसीजन कर लिया हुआ है। उन्होंने ऑलरेडी डिसीजन कर लिया, तभी तो ये चीज़ हुई है सारी। अगर वो शुरू में कोई रेजिस्टेंस शो करते या उनको बताते कि ये चीज़ ठीक नहीं है, नहीं होनी चाहिए, या प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करते इस बारे में कि जी ये आप क्या कर रहे हैं, और ये इस तरह से तो पूरा मार्गला हिल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कंक्रीट होता जाएगा, उसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटी बन जाएंगी, होटल वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे और बाकी चीज़ें हो जाएंगी। तो प्राइम मिनिस्टर को बताया ही नहीं गया इस चीज़ के बारे में, सही। और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब मैं ये ओके। समझता हूँ कि मिनिस्ट्री की खुद जो है इसमें विलिंगनेस शामिल है कि ठीक है, अगर वो लैंड एलोकेट करना चाह रहे हैं तो कर दें इसको, जो मुझे समझ आ रही है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, भुट्टा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ने तो लास्ट एक पॉइंट रेज किया है, मैं वहीं से बात स्टार्ट करना चाहूंगा कि जो आपके माउंटेन है या जो ग्रीन एरियाज है वो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है। आप देखें कि इस समर सीजन के अंदर इस्लामाबाद के अंदर हमने देखा कि जो मार्गला के पहाड़ हैं वहां पे आग लगी, और वो 3 3 दिन 4 4 दिन तक चलती रही। एक जगह पे लगी, उसको जो है किसी तरीके से उसको स्टॉप किया गया, कुछ दिन के बाद फिर एक दूसरी साइड पे लग गई, फिर तीसरी साइड पे लग गई। और बिलीव मी कि इस पूरे जून के मंथ के अंदर 4 5 दफा ऐसा हुआ है कि वो डिफरेंट माउंटेन के ऊपर आग लगी रही है। और इसकी जो ऑब्जर्वेशन है या जो उसका इम्पैक्ट है, जो लोग शायद F6 में या G6 के एरियाज में, यानी कि माउंटेन के बिल्कुल मार्गला के करीब रहते हैं, उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया फिजिकली कि जब वो बाहर निकलते हैं रोड्स के ऊपर तो उनको यूं रात के टाइम भी यूं फील होता है कि जैसे कोई लू चल रही है, और टेम्परेचर 46 47 है। बावजूद इसके कि टेम्परेचर 45 43 के करीब होता था। इवन रात के टाइम पे जो टेम्परेचर था वो 30 33 के करीब करीब हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे है। और उसकी रीजन अब देखा जाए कि उन जगहों के ऊपर पहले तो एक ये थ्योरी थी कि जी कोई जो है वो स्मोक करता हुआ कोई राहगीर जो है वो फेंक देता है, तो जिसकी वजह से आग लग जाती है। लेकिन अभी जो रिसेंटली एक आर्टिकल आया है वो ये बताता है कि कुछ ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जिनको जो CDA है या जो एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है उनको हायर करता है कि जी आप 3 मंथ के लिए इन एरियाज की आप रैकी करेंगे, यहाँ पे लुक आफ्टर करेंगे कि किसी किस्म की कोई जो है एक्टिविटी ना हो, या कटिंग ना हो, या कोई फायर का इंसिडेंट ना हो। तो डिफरेंट जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं जिनको हायर नहीं किया जाता वो इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर एंगेज होते हैं कि वो जाके वहां पे आग लगाते हैं। तो आई थिंक एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट का डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है उनको हम एंगेज करें। तो दूसरी साइड पे हम यही देख रहे हैं कि वो डिपार्टमेंट ने तो एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि 3 4 सौ 2 3 सौ के करीब लोगों को वो हायर करते हैं 3 मंथ के लिए कि जी आप इस एरिया की लुक आफ्टर करें, रेकी करें, देखें। लेकिन दूसरी साइड पे इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो ये कर रहे हैं। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लोग जिनको ये नहीं पता वो अपने नॉलेज में ये इजाफा करें कि हमने इसको ऑब्जर्व किया है इस विंटर के इस समर के अंदर कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था, स्पेशली जो G6 F6 की जो मार्गला के बिल्कुल करीब एरिया थी। एक तो ये बात। दूसरी चीज ये है कि हम देखते हैं कि लास्ट 15 ईयर्स के अंदर जो है ये जब भी कोई ना कोई ऐसी एक कंपेन चलती है कि जी यहाँ पे कभी जो है कोई टनल बनाने का प्रोजेक्ट आ जाता है, कभी जो है वो लैंड के लिए जहाँ पे कोई जो रेजिडेंशियल है कोई कॉलोनी उसके बनाने का कोई आइडिया आ जाता है, तो उसको एड्रेस करने के लिए सिविल सोसाइटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा कि अभी रोहिदास साहब का जिक्र हुआ, आई रिमेम्बर के 2012 13 के अंदर जब टनल का एक प्रोजेक्ट आया तो रोहिदास खान साहब ने सिविल सोसाइटी को सब लोगों को इकट्ठा किया और वो रोड के ऊपर निकले, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए और उन्होंने इस चीज को रेज किया, और फिर वहां से ये रेमेडी मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को, जो वो एक एक्टिविटी होने जा रही थी एक टनल की, उसको उन्होंने रोका। फिर इसी तरीके से आपने जो ये चीज जिक्र की है बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हम जाते हैं मोनाल से 3 4 किलोमीटर के बाद जब आगे KP स्टार्ट हो जाता है, तो KP का वेलकम टू KP के साथ ही वहां पे होटल की एक लाइन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। कुछ आगे जाएं तो फिर वहां पे जो है हमें फील होता है कि रेजिडेंशियल एरियाज और नई नई कॉलोनी जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। आई रिमेम्बर कि एक किसी डिबेट के अंदर उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया कि जब किसी जगह को नेशनल पार्क का स्टेटस दे दिया जाता है
तो फिर उस नेशनल पार्क के अंदर किसी किस्म का कोई हार्ड जो मटेरियल है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी रोड्स, कोई इस किस्म की एक्टिविटी नहीं हो सकती। वो जो नेशनल पार्क है उसकी डेफिनेशन ही ये है कि आप उस इन्वायरमेंट को, उस इकोसिस्टम को, उन प्लांट को, उस सारी इन्वायरमेंट को आप प्रिजर्व करेंगे। वहां पे कुछ नहीं हो सकता। तो जब ये एक एनवायरनमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नेशनल पार्क का स्टेटस दे दिया गया था, तो हमें उस डेफिनेशन को भी रिविजिट करना चाहिए और हाईलाइट करना चाहिए लोगों के दरमियान कि भाई इसकी ये डेफिनेशन है, इसको आप नहीं कर सकते। तो आई थिंक इसका बेस्ट जो सोल्यूशन यही हो सकता है कि जितनी भी सिविल सोसाइटी हैं या एनजीओज हैं डिफरेंट जो एनवायरनमेंट के हवाले से हैं, उन सबको भी इसमें एंगेज किया जाए, उनको सेंसिटाइज किया जाए कि भाई इस इशू के ऊपर वो अपना रोल अदा करें। और इवन जो डिफरेंट आपके जो ट्रैक्स हैं, स्पेशली ट्रैक 3, जिसके बारे में अभी जिक्र हुआ कि पहले वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं था, परवेज मुशर्रफ दौर में वो ओपन हुआ। तो वहां पे सबसे ज्यादा बहुत सारी दुनिया वहां पे आती है जो रोजाना विजिट करती है। तो वहां पे किस तरह की कोई कंपेन वहां पे लोगों को सेंसिटाइज किया जाए वहां पे एवरी डे कुछ दिन के लिए कि भाई ये इशू है, तो जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपने अपने लेवल पे, अपने अपने सर्कल में इस चीज को हाईलाइट करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपकी जो बात है ना कि नेशनल पार्क के अंदर जैसे आसिफ खान साहब ने कहा कि जो भी एक्ट आया इसका उसमें इस तरह के उन्होंने ऑप्शंस दे दिए या उस प्रोविजंस दे दी। लेकिन अगर हम ब्लैक फॉरेस्ट को देखें जो जर्मनी और स्विट्जरलैंड के दरमियान यानी दोनों मुल्कों के ऊपर वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पर जो भुट्टा साहब आपने बात की, वहां पे ऐसी सूरत हाल है उसके अंदर कोई पक्की सड़कें बनाना और ये चीजें वीजें जो हैं वो दे आर नॉट अलाउड। तो आई इंडोर्स के मुमकिन है कि जैसे आसिफ साहब ने कहा कि कुछ ऐसे पार्क होंगे जो शायद बहुत ज्यादा बड़े हों और उसमें कोई ऐसी कोई सूरत हाल हो, लेकिन ब्लैक फॉरेस्ट पूरे का पूरा जो है वो माउंटेन एरिया के ऊपर वो है जो जर्मनी और स्विट्जरलैंड के आपस में वहाँ पे उनका वो फैला हुआ है। आमरा जावेद साहिबा हैं। जी आमरा जी जी बताइए। जी, मैं एक इशू रेज करना चाह रही थी कि मैं इस्लामाबाद में तो नहीं रहती, कराची में रहती हूँ। हम्म, लेकिन मेरी फ्रेंड्स इस्लामाबाद में जो रहती हैं वो बताती हैं कि हमारी जिंदगी में इतना ज्यादा गर्मी हमने कभी नहीं देखी जो इस सीजन में देखी। अब एक पर्सन को, आपको पता है, 0.85 kg ऑफ ऑक्सीजन चाहिए डेली। और इस्लामाबाद की कितनी ज्यादा पॉपुलेशन बड़ी है, और 0.33 kg देती है एक ट्री ऑक्सीजन। तो उस हिसाब से 2-2.5 पेड़ तो चाहिए ना एक पर्सन के लिए। तो क्या ये इतने पेड़ हैं? मैं तो देख रही हूँ इस्लामाबाद में भी जो जितनी ग्रीनरी होती थी वो कम हो गई है। और केपी की तो बात ही ना करें, उन्होंने तो तबाही मचा दी पिछले 2 साल में। और देसाई पार्क में भी 6,000 एकड़ शायद दे रहे हैं ये फोर्सेस को। तो आप कैसे नेशनल पार्क में दे सकते हैं जमीन? नेशनल पार्क की तो डेफिनेशन ही यही है कि वहां पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। कंक्रीट तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये यहाँ पे हम मरगला को कह रहे हैं कि केपीके में तो तबाही लग रही है। मैं आई वाज सरप्राइज कि इतनी ज्यादा जमीन कैसे देसाई पार्क में से दे सकते हैं। तो ये तो अच्छा है कि चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया है इसका। तो मेरा ख्याल है जाते जाते कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो होपफुली इसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। वी शुड नॉट अलाउ। अब ये जो आप कह रहे हैं कि हाँ एंटरटेनमेंट चाहिए इस्लामाबाद के लोगों को, तो ये भी हो सकता है कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि नो फर्दर वहां पे नहीं हो सकती। कि हाँ एक अगर पॉइंट एंटरटेनमेंट है इट शुड बी देयर, बस उसके बाद और नहीं हो सकता। बाकी जी आगे आप लोगों की सजेशन ज्यादा बेहतर बिल्कुल होगी। सही। बिल्कुल बहुत अच्छी तजवीज़ है आपकी। और ये तो बिल्कुल अलार्मिंग आपने एक बात की है कि देवसाई के अंदर भी कोई 6,000 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन जो है वो मांग ली गई है। और हालांकि हमने चंद साल पहले वहाँ पर देवसाई फेस्टिवल जो है वो मुतवातिर 2 साल उसके ऊपर कैंपेन की और वहाँ पे देवसाई फेस्टिवल नहीं होने दिया। अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा तबाही की और बातें क्या हो सकती हैं। इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहे, कोई और कोई चीज़ें ऐड करना चाहे। जी इस पे कोई और बात करना नहीं चाह रहा। तो अब आसिफ साहब की तरफ मैं दोबारा आता हूँ, वही हमारे इस वक्त ज़्यादा सीनियर हैं और ज़्यादा जानते हैं इन चीज़ों को। आसिफ साहब मुझे ये बताइए कि जब ऐसी सूरत हाल है
तो आपने ये तो मार्गला हिल्स नेशनल पार्क की बात है, दूसरी तरफ जो देवसाई नेशनल पार्क की बात हो रही है, वहां पे तो मेरे ख्याल मिलियंस डॉलर्स लग चुके हैं उसकी कंजर्वेशन के लिए, और वो हाईएस्ट नेशनल पार्क है। और उसके जाहिर है कि वहां पर जो इकोलॉजिकल जोन्स हैं, उनकी एक बहुत अहमियत है फॉर अपस्ट्रीम पीपल एंड द पीपल लिविंग डाउनस्ट्रीम। आसिफ साहब। जी देखिए, पॉलिसी जो मैटर्स हैं, जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, वो उसके लिए एक बहुत हाई लेवल बॉडी है जिसको हम हमेशा इग्नोर कर रहे हैं। वो है पाकिस्तान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन काउंसिल। इस काउंसिल को चेयर करते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, और उसके मेंबर्स हैं चीफ मिनिस्टर्स चारों सूबों के। और उसके मेंबर तकरीबन सारे डिपार्टमेंट जो भी इससे रिलेटेड हैं, वो इसके मेंबर हैं। मुझे ये बताइए, कोई काउंसिल का इजलास हुआ है? मुझे तो याद नहीं पड़ता, जब से मैं ईपीए से 2014 से मैंने नहीं सुना कि काउंसिल की कोई मीटिंग हुई है। और अगर कोई हुई होगी तो उसमें कोई पॉलिसी पेपर जरूर आने चाहिए। ये तो बड़ा अहम इशू है। अभी भी टाइम है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज काउंसिल की मीटिंग बुला ले, और प्राइम मिनिस्टर भी उसमें होंगे, इसके ऊपर पॉलिसी डिसीजन ले लें। या जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि एक लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान बना लें, उसकी अप्रूवल ले लें वहां से। वो एक पॉलिसी सेटिंग डिपार्टमेंट है वहाँ। उनके पास ये भी पावर है कि किसी इलाके की वो स्टडी भी करवा सकते हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। वो बहुत हाई लेवल जो है ना वो काउंसिल है। इसी तरह सूबों के अंदर अपनी काउंसिल्स हैं, वो चीफ मिनिस्टर उसको करते हैं। और हम इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि जो हाई पावर्ड फोरम्स हैं उनकी मीटिंग नहीं बुलाते। और यही वजह है कि फिर वो है फैसले जो हैं वो होते हैं, और वो भी डायरेक्टिव बन जाता है जी, ये पीएम का डायरेक्टिव है जी, ये सीएम का डायरेक्टिव है। नहीं, ये डायरेक्टिव पे हुकूमतें नहीं चला करती। हुकूमतें चलती हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे, और उसके लिए फोरम्स हैं। हम उन फोरम्स को एक्टिवेट करें, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन काउंसिल की फौरी तौर पे मीटिंग बुला लें, और वहां पे एक्शन प्लान लेकर आ जाएं। और उसमें तय कर लें कि जी आगे हमने मरगला हिल्स को डिफेंस के लिए इस्तेमाल करना है, हमने उसको ऑयल एंड गैस के लिए हमने अलाउ करना है, हमने वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उसको कितने राइट्स देने हैं। तो ये तो सारी चीजें जो हैं वो काउंसिल लेवल पे ही हो सकती है ना। आसिफ साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो नेशनल काउंसिल की आप नेशनल एनवायरनमेंट काउंसिल की आप बात कर रहे हैं, वहां पर तो सारे सरकार के लोग ही बैठे होंगे ना, वही ब्यूरोक्रेसी होगी। और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आपकी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का डंडा होगा, या कोई डायरेक्टिव्स होंगे और इस तरह के नोटिफिकेशंस होंगे। तो वो जो एक इन्फ्लुएंस आता है मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की तरफ से सिविल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर और सियासतदानों के ऊपर, तो वो तो फिर उसी तरह के इन्वायरमेंट काउंसिल के अंदर डिसीजंस हो रहे होंगे। तो उसका क्या तदारुक का क्या तरीका हो सकता है कि एक रैशनल डिसीजन मेकिंग हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली और इकोसिस्टम्स को इंटैक्ट रखने के हवाले से डिसीजंस हों? जनाब, वो काउंसिल की अगर आप कंपोजिशन देखें तो उसमें बड़ी बड़ी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, उसमें एक्सपर्ट्स भी हैं। और वो काफी इसमें हिस्सा लेकर इन चीजों को हल करा सकते हैं। मुझे याद है, अब ये बात पुरानी हो गई है, यहाँ पे एक एनवायरमेंटल लॉटरी चलाने लगे थे कि जी एक लॉटरी सिस्टम शुरू करेंगे, और उस लॉटरी से जो पैसा आएगा उसको ग्रीन फंड में डालेंगे। डॉक्टर परवेज हसन ने काउंसिल की मीटिंग में बैठकर कहा था जी ये मैं नहीं होने दूंगा, और वो नहीं हुआ। तो इतनी बड़ी आवाज अ, जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, जो लेजिस्लेटिव ग्रुप से ताल्लुक जिनका है, अगर वो चाहते हैं तो कभी भी गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले सकती। कैसे ले सकती है? एक छोटे से नोटिफिकेशन पे नेशनल पार्क अगर बन सकता है, आप अगर उसको देखें तो वो नेशनल पार्क की का एक नोटिफिकेशन है, सिंपल, वो बन गया। तो ये बहुत जरूरी है इन चीजों के लिए कि काउंसिल की मीटिंग हो। ये मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। जी अजहर कुरैशी साहब। आसिफ खान साहब ने बहुत जबरदस्त बात की है कि अगर विल हो ना किसी चीज को करने या ना करने की, और उसके ऊपर स्टैंड ले लिया जाए, तो वो चीज नहीं हो सकती फिर।
तो अब ये इतनी बड़ी काउंसिल बनी हुई है जिसमें पब्लिक सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर से, एनजीओ सेक्टर से, नॉन प्रॉफिट सेक्टर से काफ़ी सारे इदारे मौजूद हैं। तो अपनी आवाज़ क्यों रेज नहीं करते? ये इट्स वेरी इंट्रिकेट कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे आके। एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज हमारी प्रायोरिटी नहीं है। और बजट में भी आपने देख लिया है, इस जो 2024 का बजट है, इसमें हमने एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को कितना प्रायोरिटी दिया है। तो ये जो है, इन चीज़ों को हमें पुश करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी एडवोकेसी स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, अपनी आवाज़ रेज नहीं करेंगे, हो सकता है ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। ये तो अभी भी आप इस मामले पे खड़े हुए हैं, मीडिया कैंपेन इसकी चलाई है, बहुत से अखबारों में आया है, बीबीसी ने भी एक बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल इसके ऊपर लिख दिया है। तो तब जो है सुप्रीम कोर्ट की जब कार्रवाई हुई तो उसमें भी ये चीज़ें देखी गई, तो फौरन इसको एक्शन लिया गया। तो ये आवाज़ रेज करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा बिल्कुल। चल, अगर हम ऐसे चल, बैठे रहेंगे तो ये चीज़ सारी की सारी खत्म हो जाएंगी और आपका एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी इस मुल्क से खत्म। चले, बहुत शुक्रिया आप अजहर कुरैशी साहब। अ, मुझे जिन लोगों ने पहले बात नहीं की, अगर उनमें से कोई बोलना चाहे तो वो जरा, ये आमिर अब्बास साहब। जी आमिर अब्बास साहब। जी थैंक यू सो मच जी। ये जो अभी रिसेंटली एक मारगला रोड बनी है, आप प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा, इसकी एक साइड पे सारे सेक्टर्स है, सी सेक्टर्स है, और जो रोड के क्रॉस है आई थिंक इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल पार्क। तो हमें उसका भी टेक केयर करना पड़ेगा ऑनवर्ड्स, क्योंकि उधर भी हम देख रहे हैं कोई सिविल स्ट्रक्चर्स वगैरह बन रहे हैं, और अगर वो नेशनल पार्क का एरिया है तो उसका भी हमें टेक केयर करनी पड़ेगी फ्यूचर में एज अ पार्ट ऑफ सिविल ऑर्गेनाइजेशंस। आसिफ खान साहब, ये मार्गला एवेन्यू जो बना है, इसके एक तरफ D12 है, और उसके बाद मेरे ख्याल शायद D13 भी शायद इसी तरफ को आएगा, और दूसरी तरफ C12 है, और वो शायद C13, और आई डोंट नो उसका ये कौन सा वाला जोन बनता है जिसके अंदर से मार्गला एवेन्यू निकाला गया है। देखिए, ये जो मरगला एवेन्यू है, इसकी बकायदा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हुई थी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी उसमें फुली इन्वॉल्व थी। इसके लिए पब्लिक हियरिंग भी हुई थी। उसके मिनट्स देखिए ना कि वहाँ क्या हुआ और डिसीजन क्या हुआ। उस वक्त जब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन काउंसिल बन रही होती है, वहाँ पे इतने लोग बैठे होते हैं, वहाँ बात करनी चाहिए। जब ईपीए की पब्लिक हियरिंग्स होती हैं, वहाँ पर बात करें। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती, उसके लिए एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल है। उस दिन मेरी एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल के एक मेंबर से बात हो रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि हमारे पास पब्लिक तो आती नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं आती, तो आके कोई बात ही नहीं करती एनवायरनमेंट के ऊपर। तो इतनी इतनी बड़ी जो एनजीओज हैं, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं जाते एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन काउंसिल में इस किस्म के मैटर्स को लेकर? आपको पता है, एक्ट के अंदर क्लियर लिखा हुआ है, कोई कोर्ट एनवायरनमेंट का कोई केस डिस्कस नहीं कर सकते जब तक कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन काउंसिल में ना जाए, सॉरी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल में ना जाए। ये तो 184 के तहत हमारी सुप्रीम कोर्ट भी आ जाती है, या सुओ मोटो केस ले लेते हैं। असूलन जो है, ये एक्ट के अंदर वाजे लिखा हुआ है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उन केसेस को की समाप्त करेगा, और कोई कोर्ट पाकिस्तान की नहीं कर सकती। तो सर, ये अच्छा, चीजें हैं जो फोरम, राइट फोरम है, हम वहां पर नहीं आते। आप दो चीजों को ले लीजिए, एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन काउंसिल को, दूसरा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल को। मैं कहता हूं किसी में जरूरत ही नहीं होगी कि इन चीजों को कुछ वो कर सके। इतने हैवी पेनल्टीज की पावर है ईपीए के पास भी और उसके ट्रिब्यूनल के पास भी। तो हमारी सिविल सोसाइटीज को इतना नाइफ नहीं होना चाहिए। उनको चाहिए कि जाएं, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो बैठी हैं एनवायरनमेंट को डील करते हुए, ये जाए ना उसमें ट्रिब्यूनल के अंदर, क्यों नहीं जाते? मुझे तो लगता है कि वो बिल्कुल भी सर, आप चूंकि बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ सही पाकिस्तान के बोल साथ रहे हैं। ज्यादा काम करते हैं, वो शायद इसी वजह से वो भी उस तरफ नहीं जाते, और जाने से घबराते हैं कि उनके जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ है, कहीं उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो जाए। बहरहाल बातें बहुत सारी नहीं हैं। नहीं 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 सर, मेरे ख्याल में थोड़ा सा पॉइंट जरा डिफर हो गया, कोई मेरा जी, ये पॉइंट नहीं था। मालगा रोड पे बिल्कुल नहीं है। जो इधर जो सोसाइटीज है ना, जो सेक्टर्स है, इन्होंने तो डेवलप होना ही होना है। ये रोड जो इन्होंने लगाई है, ये चले एक्सेस के लिए होनी होनी है। मैं कह रहा हूँ रोड के क्रॉस दूसरी साइड पे
वो नेशनल पार्क का एरिया है। जब आप उस रोड पे जा रहे होते हैं तो वो आप सिविल स्ट्रक्चर का काम होते देख रहे होते हैं। तो वो मैं कह रहा था कि कोई फोरम में कोई ऐसा बंदा जो बड़ा एजुकेटेड हो, हम फ्यूचर में उसकी टेक केयर करें, जैसे जी हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि वो एरिया नेशनल पार्क का पार्ट है, ताकि फ्यूचर में इस तरह की कंस्ट्रक्शन हो तो हम डेफिनेटली वो पॉइंट टेकअप करेंगे। मैं कह रहा हूँ रोड के क्रॉस जी टुवर्ड जी जी। मार्गला हिल्स उस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। जैसे एक वो बहुत जी सर, जबरदस्त उसके लिए एक्टिविटी हुई थी, ये जो बजरी बनाते थे, पहाड़ तोड़ते थे, वो खत्म कर दी। वो बहुत ही जी अप्रिशिएबल बिल्कुल, पॉइंट है। ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है उससे अप्रूवल के बगैर न यहाँ कोई प्लाजा बन सकता है और ना कोई कंस्ट्रक्शन का इस तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो ये ईपीए की जिम्मेदारी है कि वो रोड के इस साइड पर कोई प्रोजेक्ट अप्रूव ना करे। और जो बगैर अप्रूवल के हो रहे हैं उनका क्या किया जाएगा और क्या गिरा होना दीजिए। चाहिए? आप देखें फ्यूचर में, ये माजी में आप देखें, ये ईपीए ने एक उसका था मैकडोनल्ड का, वो गिरा दिया था। जब चाहें तो ये कर सकते हैं ना। हम्म। एक पेट्रोल पंप के ऊपर वो था तो उन्होंने गिरवा दिया था ये। जी तो जी। आपको बहुत हर तरह शुक्रिया। की सपोर्ट सपोर्ट हासिल है डिपार्टमेंट्स से। आप एफआईआर दर्ज करवा सकती है ईपीए, सब कुछ कर सकते हैं करना चाहें तो। सही सही। हमारे साथ अब हमें ज्वाइन किया है फातिमा नूर साहबा। वुड यू लाइक टू से एनीथिंग अबाउट द डिस्कशन दैट? हेलो। Assalamu alaikum. I'm just here to listen to all the reviews. राइट। Thank you, sir. ओके ओके। और कोई पॉइंट कोई ऐड तो नहीं करना चाह रहा? तो मेरा ख्याल है कि हम 1 घंटा हमने रखा था इस डिस्कशन के लिए और 1 घंटा हमारा पूरा हो चुका। और इसमें लेट मी से फ्यू कंक्लूडिंग रिमार्क्स। पहली बात तो ये इस डिस्कशन से जो सामने आई कि जो कुछ भी हो रहा होता है इसमें सिटीजन्स को बहुत प्रोएक्टिव रोल अदा करना पड़ेगा। और वो ये कि एक तो हम सारे अपने अपने सतह के ऊपर जो नेशनल इन्वायरमेंट काउंसिल है उसकी मीटिंग की बात करें। जैसे आसिफ खान साहब ने कहा कि 2014 से ऑनवर्ड इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई, इसका मतलब 10-11 साल हो गए कोई इन्वायरमेंटल डिसीजन मेकिंग नेशनल लेवल पे वो नहीं हुई। और उसकी मीटिंग का होना बड़ा ज़रूरी है ताकि जो भी एक नेशनल इन्वायरमेंटल रिजीम है उसके बारे में बात हो सके। और डेवलपमेंट को जाहिर है हम नहीं रोक सकते लेकिन हम उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो बना सकते हैं। और दूसरी यहाँ मैं बात। इंटरवीन करूंगा, जी जरा जी। मैं इंटरवीन करूंगा कि ला जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि काउंसिल कम से कम साल में 2 दफा मीट करेगी। तो ये वायलेशन है एक्ट की भी। ओके ओके ओके। अच्छा, अब ये भी एक बात समझिए कि उसने साल में 2 दफा मिलना है और यहाँ पे 10-11 साल के अंदर भी एक दफा नहीं मिल पा रही। तो ये भी एक जो सूरत हाल है बड़ी मखदूश कुन है। और जो सिटीजन्स हैं, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब तक कम्युनिटीज अपनी आवाज़ नहीं उठाती हैं, लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। जैसे स्टोन क्रशिंग रुकवाई गई, सिटीजन्स और मीडिया ने मिलके इसके ऊपर कैंपेन चलाई, बात उठाई, उस वक्त रजाकाराना तौर पे बहुत सारे काम होते थे। अब भी हमें उसी एक रजाकाराना स्पिरिट जो है उसको लेकर आने की जरूरत है ताकि इसके ऊपर बात की जाए। और दूसरी बात जो सामने आई वो ये है कि इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स भी मौजूद हैं हमारे पास और हम उसके अंदर भी लेके जा सकते हैं। और जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं उनको भी हम मोबिलाइज कर सकते हैं। हम कोई एप्लीकेशंस, लेकिन सिटीजन्स का प्रोएक्टिव होना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हमें अपने इन्वायरमेंटल राइट्स चाहिए तो जिस तरह हम अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए कैंप स्ट्रगल करते हैं, तो इट इज one of the basic right of the citizens. They shall raise voice and they shall approach the right forums for their environment friendly regime। और उससे जो भी उनको जाहिर है कि अगर एक बेहतर इन्वायरमेंट होगा तो उससे बेनिफिट्स सब लोगों को होगा। कुछ रजाकार आगे बढ़ें और इस चीज को आगे लेके चलें। मैं तो और डेवकॉम पाकिस्तान हमारे जो दोस्त हैं, हम लोग सारे मिलके इसके ऊपर इमीडिएटली हम रिएक्ट करते हैं। कोई भी ऐसी कोई सूरत हाल होती है बहुत प्रोएक्टिवली। तो इस तरह और भी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेरा ख्याल है
जैसे अजहर कुरैशी साहब ने कहा कि IUCN, WWF और आसिफ खान साहब ने भी कहा कि ये जो बड़े बड़े इन्वायरमेंटल लॉयर्स बने वो हमारे हैं, और या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं देशों, और हम सिटीजन्स ही इनके पास जाके इनके दफ्तर के सामने क्यों नहीं शोर कर सकते? या हम इनके दफ्तर कोई हमसे कोई दूर तो नहीं है, हम जाके इनको कह सकते हैं कि भाई इसके ऊपर आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आप जो मिलियंस डॉलर हर साल लेते हैं, तो वो किस वजह से लेते हैं, किसके लिए लेते हैं? क्योंकि वो जो डोनर्स का पैसा आ रहा होता है वो सिर्फ आपका घर चलाने के लिए तो नहीं है, आप जो इन्वायरमेंट है उसको रेगुलेट करने के लिए है। तो अगेन वही बात आ जाती है कि जितने प्रोएक्टिव सिटीजन्स होंगे उतना प्रोएक्टिव सोसाइटी होगी, और उतनी ही प्रोटेक्टेड सोसाइटी होगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे इजाजत दीजिए, और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जो आए। हमारे इस वक्त कोई 20-22 लोग हमारे साथ इस वक्त मुख्तलिफ औकात में इसमें हमारे साथ शरीक रहे। अच्छा, 26 लोगों ने आज इस वेबिनार को मुख्तलिफ इसमें शिरकत की। ज़्यादा ने सुनने का यानी ज़्यादा लोगों ने सुना, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत अच्छे मशवरे दिए, बात की, और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका। ख़ास तौर पे आसिफ खान साहब बहुत मसरूफ आदमी हैं, अजहर कुरैशी साहब, बाकी सब लोग भी ज़ाहिर बहुत अपनी छुट्टी का आपका छुट्टी के दिन में से वक्त निकाला। आप सबका बहुत अहम वक्त था जो आपने इस एक अहम कॉज के लिए दिया। बहुत शुक्रिया, और अगले वेबिनार तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू।